एक थे राजा महेंद्र। उनका राजकुमार शांतनु सारी प्रजा की आंखों का तारा था और राजा का लाडला एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। हर चीज में कमी निकालने की बीमारी। आज भी दरबार लगा था और राजकुमार अपना विशेष ज्ञान बांटने में व्यस्त थे। पुत्र शांतनु, देखो हमारे राज्य की ये नई पक्की सड़क कितनी चिकनी और चमकदार है। अब प्रजा को कभी कीचड़ में नहीं फंसना पड़ेगा। पिताजी, यही तो भयंकर भूल है। इतनी चमकदार सड़क, अब कोई भी बूढ़ा या बच्चा फिसलकर सिर फोड़ लेगा। सड़क चमकदार नहीं, अपितु रूखी होनी चाहिए थी। राजा महेंद्र का चेहरा उतर गया। एक मंत्री ने स्थिति संभालनी चाहिए। राजकुमार, अब हमारी नई राशन व्यवस्था की प्रशंसा तो अवश्य करेंगे। हर घर तक आसानी से अनाज पहुंच रहा है। बस यही तो सबसे बड़ा अभिशाप है। अरे अब क्या दिक्कत है? पिताश्री, जनता को यदि इतनी आसानी से राशन मिलने लगेगा तो वो आलसी हो जाएगी, मेहनत करना भूल जाएगी। थोड़ा संघर्ष तो आवश्यक है। लोग 10 दुकानें घूमकर एक सिक्के में एक दाना खरीदें, तभी वे अन्न का मूल्य समझेंगे। अरे जब ये हिसाब था तो तू कहता था कि लोगों को बहुत कष्ट होता है, और अब ये बात कह रहा है। हाँ, अवश्य कहता था, परंतु कुछ बीच का रास्ता निकालिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा महेंद्र का सिर चकराने लगा। तभी बगीचे का माली एक सुंदर गुलाब का गुच्छा लेकर आया। महाराज प्रणाम। देखिए, बगीचे में नई किस्म का गुलाब खिला है महाराज। कितना सुगंधित है। वाह, हमारा बागान कितना अच्छा है ना राजकुमार? इसकी गंध बहुत तेज है। इससे लोगों को छींकें आने लगेंगी। और रंग, लाल इतना गहरा रंग है कि देखने वालों की आंखें खराब हो सकती हैं। एक फीका हल्के गुलाबी रंग का बहुत हल्की गंध वाला फूल ही आदर्श होता है। राजा महेंद्र का पारा चढ़ने लगा और तभी राजकुमार का दोस्त ध्रुव उसे बुला ले गया। आओ राजकुमार, बाहर चलते हैं, कुछ बताना है आपको। हाँ, आ रहा हूँ, चलो। राजा महेंद्र शांतनु की इस कमी निकासी की बीमारी से इतने तंग आ चुके थे कि उनका दिमागी संतुलन डगमगाने लगा। उन्होंने एकांत में अपने चतुर सलाहकार को बुलाया। हे राम, इस लड़के का मैं क्या करूं? अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो मैं अवश्य पागल हो जाऊंगा। कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं सिंहासन को ही अपने सिर पर उठा लूंगा। महाराज, एक उपाय है, एक अंतिम उपाय। बोलो, शीघ्र बोलो। महाराज, राजकुमार को अंधेर नगरी भेज दीजिए। क्या? उस भूतहा उल्टी पुल्टी नगरी में? वहां तो पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। जी महाराज, वहां कुछ दिन रहने से ही दुनिया का असली चेहरा पता चल जाएगा। जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता है, वहां उनकी कमी निकालने की आदत स्वयं ही अपनी कमी निकाल लेगी। उन्हें पता चलेगा कि अपना राज्य कितना बेहतर है। हाँ, अति उत्तम, परंतु उन्हें भेजे कैसे? वो 10 सवाल पूछेगा। महाराज, गुप्तचर बनाकर भेज दीजिए। कह दीजिए कि एक गोपनीय राजकीय कार्य है और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, अति उत्तम, यही सही रहेगा। राजा का चेहरा चमक उठा। उसी शाम शांतनु को बुलाया गया। पुत्र, एक अति गोपनीय कार्य है। अंधेर नगरी के राजा के विषय में जासूसी करनी है। मैं ये कार्य किसी और पर नहीं सौंप सकता। जासूसी? परंतु ऐसा क्या हो गया?
सुनने में आया है पुत्र कि वो सन की व्यक्ति हम पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है। ओह, ऐसा है तो पिताश्री आप चिंता न करें, मैं गुप्तचर बनकर उस चौपट राजा का राज उजागर कर दूंगा। परंतु मैं अकेला कैसे? डरो मत पुत्र, तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास पात्र ध्रुव भी जाएगा। तुम दोनों सौदागर का भेष बनाना। हाँ ठीक है, तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह दो नए सौदागर शांतनु और ध्रुव अंधेर नगरी की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस विचित्र नगरी के विशाल थोड़े टेढ़े मेढ़े दरवाजे पर पहुंचे। वहां एक दरबान खड़ा था। अरे भाई रुको भाई, प्रवेश शुल्क आधा आम। आधा आम? अरे वाह, इतना सस्ता। हमारे पास तो पूरे आम है। लो भाई, एक आम, इसे आधा कर लो। अबे पगले, अबे यहाँ आधा आम नाम का एक सिक्का होता है। तुम लोग कहाँ से आए हो? सिक्का? हाँ, अब बताओ क्या दोगे, नहीं तो पीछे मुड़ जाओ। भैया, हमारे पास तो अपने राज्य के ही सिक्के हैं। लो भैया, ये लो हमारे राज्य का सिक्का। नहीं नहीं, यहाँ वाला सिक्का दो, आधा आम। अबे तू पागल है क्या? जब दूसरे राज्य से आए हैं तो हमारे पास यहाँ का सिक्का कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे अजीब पागल दरबान है। लो अब ये पकड़ो सिक्का और हमें जाने दो। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी नगरी सो रही थी। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान। भैया, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पर यहाँ तो सब सो रहे हैं। अरे क्या अजीब व्यवस्था है, इतनी देर से सब सोए। अरे वो देखो, एक दुकान खुली हुई है। वो एक ढाबे में घुसे जहाँ मालिक रोटियां बेल रहा था। भैया, यहाँ सब बंद क्यों है दिन दहाड़े? अरे दिन दहाड़े नहीं, रात रवाले। यहाँ यही रात है और अंधेरे में सुबह होती है। अरे ये कैसी जगह है? अच्छा, तो तुम क्यों खोले बैठे हो? अरे मैं आपातकालीन ढाबे वाला हूँ भाई, तुम जैसे मुसाफिरों के लिए। बकवास बंद करो, कुछ खाने को दो, पराठे बना दो। अरे वाह वाह, पराठे। बिल्कुल, आज रात के लिए ताजा ताजा पराठे बने। अब बैठो, खिलाता हूँ। भैया, ये तो कह रहा है कि रात के लिए, लेकिन अभी तो दिन है। अरे यहाँ उल्टा है, उसने बताया ना, जैसा यहाँ का रिवाज है वैसे ही चलो। अच्छा चलो, अभी पहले खाते हैं। पेट भरकर अब उन्हें ठहरने की जगह चाहिए थी। एक धर्मशाला मिली, जहाँ जब वो लेटने लगे तो वहाँ का मालिक चिल्लाया, ओए, लेटना नहीं, मुसाफिरों का लेटना मना है। बैठकर या खड़ा होगा सोना, वरना। बैठकर? क्यों? क्योंकि हमारे राजा चिन्नूलाल का कहना है, लेटोगे तो सपने देखोगे, सपने देखोगे तो सुख की कल्पना करोगे, और सुख की कल्पना करोगे तो दुखी हो जाओगे। इसीलिए बैठकर सो, ताकि गर्दन अकड़ जाए और दुख का एहसास बना रहे। हे भगवान, इस चुन्नूलाल की तो। शांत हो जाओ ध्रुव, चलो बैठते हैं। बेचारे दोनों सीधे होकर दीवार के सहारे बैठे और गर्दन अकड़ाकर किसी तरह नींद के झोंके झेलते रहे। जब उनकी आंख खुली तो बाहर अंधेरा छाया हुआ था।
यानी अंधेर नगरी का दिन शुरू हो चुका था। बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। दोनों हैरान परेशान होकर बाहर निकले। ये क्या राजकुमार, अब रात हो गई और ये लोग जाग गए? बड़े अतरंगी लोग हैं। हाँ यार, यहाँ दिन रात उल्टे हैं और लोगों के दिमाग भी। चलो घूमते हैं। तभी उनकी नजर एक बड़े से सामने आए फरमान पर पड़ी। उस पर लिखा था, आज का अनिवार्य रंग गुलाबी। पूरी नगरी में हर कोई गुलाबी कपड़े पहने हुए था, लेकिन शांतनु ने तो अपना पुराना नीला अंगरखा ही पहना था। भैया देखो, सब गुलाबी हैं। संयोग से मैं भी गुलाबी पहने हूँ, तो पहने रहने दो। अरे तो मुझे क्या, याद रखो हमें चुन्नू लाल के मंसूबे पता लगाने हैं। एक तो कैसा नाम है इसका, चुन्नू लाल। मेरी तो हंसी छूट जाती है नाम सोचकर। अरे इसने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, पकड़ो इसे। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या हुआ? छोड़ो। अरे जुर्म तो बताओ। कपड़ों का रंग जुर्म है। आज महाराज ने गुलाबी पहना है तो सबको गुलाबी पहनना है, समझे? क्या क्या? सिपाहियों ने शांतनु को इस तरह पकड़ा जैसे उसने कोई हत्या कर दी हो। राजा चुन्नू लाल के दरबार में ले जाया गया, जो एक विशाल हरा गुलाबी कमरा था। सिंहासन पर बैठे राजा चुन्नू लाल, उनकी शक्ल ही मजाकिया थी। एक आंख बंद, एक खुली, मूंछें ऐसी कि हवा का झोंका आया नहीं कि फड़फड़ाने लगे। महाराज, इस दुष्ट ने आज के अनिवार्य गुलाबी रंग का उल्लंघन किया है। इसने नीला पहनने का दुस्साहस किया है। क्या? नीला? अरे आज मुझे नीले से नफरत है। मैंने आज आसमान नहीं देखा कि नीला न दिखे, और इसने पहन लिया और तुम इसे मेरे सामने ले आए। तुम दोनों को सजा मिलेगी। अरे महाराज, हमारी क्या गलती? महाराज क्षमा करें, हमारी आंखें बहुत कमजोर हैं। हमें ये नीला नहीं, हल्का गुलाबी नजर आया। ये मेरी नहीं, मेरी आंखों की गलती है। अच्छा, तुम्हारी आंखें कमजोर है? तो कोई बात नहीं, पर अपनी आंखों को सजा देना घर जाके। अच्छा ठीक। जी जी महाराज, अवश्य। चल ध्रुव, यहाँ से बाल बाल बचे हैं। शांतनु ने राहत की सांस ली और ध्रुव के साथ बाहर भागा। वे बाजार की ओर निकले। भैया, आलू के क्या भाव है? भाई ये देखो, ये छोटा आलू, ये 1 सोने का सिक्का। कितना? 1 सोने का सिक्का। और ये बड़ा आलू 1 पैसा। उल्टा छोटा महंगा है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे छोटी चीज में इतना सारा छिलका निकालने का श्रम भी तो नहीं लगता, इसीलिए महंगा है। और ये बैंगन, ये राजा जी को पसंद है, इसलिए सोने के भाव। और टमाटर गोल है ना, तो गोल चीजें सस्ती, टेढ़ी मेढ़ी महंगी। अरे ये क्या बोला? तुम्हें कुछ भी समझ में आया? मेरी तो अब तक बस इतना समझ में आया है कि यहाँ सब पागल हैं। अपना राज्य सही था। सच कह रहा है। यहाँ की सड़कें देखी, जरा जरा दूर पर एक गड्ढा है। मैंने किसी से पूछा ऐसा क्यों, तो बोला ताकि सब सावधानी से और धीरे चलें। मतलब हद है। चलो यहाँ से, कुछ नहीं लेंगे, ढाबे से खा लेंगे। अबे यहाँ दुकान से बिना कुछ लिए जाना मना है, लेकर जा। अरे भागो, अरे भागो। शांतनु और ध्रुव वहाँ से भाग खड़े हुए।
भागते भागते ध्रुव एक सुंदर सी लड़की से टकरा गया। ओह, अरे माफ करना। कोई बात नहीं जी, आप तो बड़े प्यारे हैं। मैं बसंती हूँ। मैं ध्रुव। बसंती थोड़ा सा शर्माई और फिर ध्रुव को घूरते हुए अचानक उसे मारने लगी और बोली, तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। अरे अरे ये क्या? अरे मार क्यों रही हो? अरे मैंने माफी मांगी। और इसलिए मार रही हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। अरे यहाँ का नियम है, जितना प्यार उतनी मार है। शांतनु ये सब देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बसंती ध्रुव को पकड़कर अपने घर ले जाने लगी, वो भी घसीटते हुए। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो उसे, वो शादीशुदा है। पहले पूछना तो चाहिए तुम्हें। अरे पहले क्यों नहीं बताया? जाओ। ध्रुव बड़ी मुश्किल से छूटकर भागा। उसके चेहरा लाल था। भैया, ऐसा भयानक प्यार कभी नहीं देखा मैंने। अरे इतना मारा कि जान निकालने की कगार पर आ गई। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब चल थोड़ा राजा के बारे में पता करते हैं। जो काम करने आए हैं उसके सिवा सब हो रहा है यहाँ पर बस। उन्होंने एक चाय की दुकान पर बैठकर एक बूढ़े से पूछा, बाबा, आपके राजा कैसे हैं? अरे बेटा, हमारे राजा तो देवता है, देवता। बारिश देखी है कभी? वही करवाते हैं। सूखा वही पैदा करते हैं। भूकंप, अरे वो तो उनका पैर खुजलाने का तरीका है? पैर खुजलाने का? हाँ, और जो लोग यहाँ मरते हैं वे सीधे उनके बनाए हुए स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग कहाँ है वो? राजमहल के पीछे वाली कचहरी में। हाँ, वहाँ जीवन मृत्यु का हिसाब किताब होता है। हमारे राजा जी का कहना है, जैसा रंग वैसा संग, और जैसा संग वैसा कर्म, और वैसा ही स्वर्ग। शांतनु और ध्रुव एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यहाँ के लोग न केवल राजा को देवता मानते थे, बल्कि उसकी हर मूर्खता को पत्थर की लकीर मानते थे। भैया, यहाँ के लोग तो पूरे के पूरे पागल है, बिल्कुल पागल है। और सबसे बड़ा पागल है उनका राजा। पर इतना पागल राजा हमारे राज्य पर हमला करने का कैसे सोच सकता है? अरे हाँ, कहीं पिताजी को गलत फहमी तो नहीं हुई? एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। पिताजी से कहेंगे कि कोई हमला नहीं होगा, बेफिक्र रहो। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं पिटकर वैसे ही थक चुका हूँ। शांतनु और ध्रुव निराश होकर नगरी से भागने लगे। तभी रास्ते में एक फकीर आया। बेटा, कुछ देते जाओ, आधा आम या कुछ खाने पीने को। भगवान तुम्हें खुश रखे। हाँ बाबा, ये लो। तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। फकीर की बातें सुनकर शांतनु को लगा, आखिरकार कोई समझदार इंसान तो मिला। उसने पूछा, बाबा, यहाँ सब कुछ इतना उल्टा क्यों है? बेटा, यहाँ सब अंधेर ही अंधेर है। रोशनी नाम की कोई वस्तु नहीं। सच कहा बाबा, यहाँ तो राजा ही चौपट है। क्या तुमने हमारे देवता जैसे राजा को चौपट कहा? अरे पकड़ो इन दुष्टों को, राजा को गाली दे रहे हैं ये। अरे अरे, ये बुद्धा भी पागल निकला। अरे भाग ध्रुव। फकीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। शोर सुनकर सिपाही आ गए और दोनों फिर से पकड़े गए। उन्हें अदालत में ले जाया गया।
जहाँ सिपाही एक बड़ा सा मुर्गा लेकर आए। ये है हमारे न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुर्गा महाशय। इन्होंने राजा का अपमान किया है। अब मुर्गा महाशय फैसला सुनाएंगे। मुझे चौपट बोला? मैं चौपट नहीं, मैं महा चौपट हूँ। मुर्गा महाशय फैसला सुनाओ। कुकड़ू कू। सुन लिया, मुर्गा महाशय का फैसला है। दोनों अपराधी हैं। कल सुबह इन्हें जीवन से मुक्त कर दिया जाए। अरे इतना क्या बड़ा अपराध कर दिया हमने? हमें जाने दो। चौपट का मतलब हमारे राज्य में महान होता है। जाने दो हमें। पर उनकी एक भी सुने बिना दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया। यार शांतनु, हम हमेशा अपने राज्य की बुराइयां गिनाते रहे और यहाँ देख, यहाँ तो नियम ही नहीं, सिर्फ उल्लू बनाने के तरीके हैं। सच कहा, हमने कभी अपने राज्य की कदर ही नहीं की। नियम, व्यवस्था और अक्ल की कीमत आज पता चली। एक लड़के ने वहां एक बार पिताजी को धोखे से तीर मार दिया था। पिताश्री ने उसे भी क्षमा कर दिया था। और यहाँ, हाय राम, मैंने उन्हें कितना गलत समझा। अगली सुबह यानी अंधेरी रात में चुन्नू लाल पागलों की तरह हंस रहा था। वो दोनों उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी अचानक घोड़ों की टापों और तलवारों की आवाज आई। मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजा चुन्नू लाल ने सोचा कोई आक्रमण करने लगा है। वो अकेला भागता हुआ आया और एक डंडे से राजा महेंद्र को मारने लगा। अरे दुश्मन, तुझे मेरे सामने आने की हिम्मत हुई? यहाँ अगर कोई आक्रमण करे तो सबसे आगे राजा आता है। सेना तो बस पीछे नाचती है। ये ले, ये ले। अबे चुन्नू, रुक जा, वरना अभी मरेगा मेरे हाथों से। नहीं रुकूंगा। ये ले, ये ले। राजा महेंद्र ने उसे पकड़ लिया और गुद्दी से दबोच लिया। रुक जा पिद्दी से, अब तेरा राज्य मेरा हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर तो मैं अब आपकी प्रजा हुआ ना? तो फिर मुझे छोड़ दीजिए महाराज। जैसा स्वामी वैसा दास। पूरी अंधेर नगरी की प्रजा ये सब देख रही थी। उनकी आंखें खुलने लगीं। सचमुच लड़के ने गलत नहीं कहा था। ये तो सचमुच चौपट राजा है रे। राजा महेंद्र ने चुन्नू लाल को छोड़ दिया और शांतनु और ध्रुव को लेकर अपने राज्य लौटने लगे। पिताश्री, आज समझ आया नियम, व्यवस्था और अक्ल की क्या कीमत होती है। अंधेर नगरी की हर अजीब व्यवस्था ने मुझे आज सिखाया। बस पुत्र, यही तो हम चाहते थे। परंतु आपको कैसे पता चला कि हम किसी मुसीबत में हैं? मैंने तुम्हारे इस मित्र को यहाँ मस्ती करने थोड़ी भेजा था। ये मुझे पल पल का समाचार भेजता रहता था। क्या तुम पिताश्री के साथ थे ध्रुव? मैं तुम्हारा मित्र अवश्य हूँ, परंतु तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, इसलिए। आसपास सब हंसने लगे और उस दिन के बाद शांतनु एक समझदार राजकुमार